कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक हो? तो आज शुरू करते हैं अपना अगला वीडियो। और हम लोग बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन हो चुका है 79 तक। तो आज हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 80 जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल में रट्टा के बजाय थोड़ा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कैलकुलेट कर लें तो एक्यूरेट आंसर के पास पहुंच जाएंगे। जैसा कि सवाल में हम देखते हैं कि दो पार्टनर हैं पहले से, एक्स और वाई, तीसरा पार्टनर जेड आ रहा है। तो जब कोई न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो कुछ ना कुछ उसको शेयर मिलता है पुराने पार्टनर से। तो पुराने पार्टनर लोग अपने रेशियो में से जो कुछ नए पार्टनर को देते हैं, दैट इज नॉन एज सेक्रीफाइस। तो देखो इसमें दे रखे हैं, जेड को पूरा हिस्सा मिल रहा है, एक्स ने दिया है, एक्स ने अपने में से दिया है 3/20 और वाई ने दे रखा है अपने में से 1/20। इन दोनों को मिला देंगे तो जेड का हिस्सा हो जाएगा। अब देखना है कि इनका ओल्ड रेशियो कुछ था पहले से। अगर हम उस ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे तो न्यू निकल जाएगा, और वही न्यू पूछ रहा है। तो नया लाभ अनुपात क्या होगा? तो तीनों को मिलाएंगे तो न्यू रेशियो। नॉर्मली जो लोग सेक्रीफाइस किए हैं उनका अब रेशियो चेंज होगा, तो माइनस कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगी। जब देखना कि रेशियो ऐसे दिया है बिना बट्टा के, और जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया है तो सेक्रीफाइस में बट्टा दिया होगा, यानी 3/20 और 1/20 दिया होगा सेक्रीफाइस में। हम लोग ट्राई करते हैं कि जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर, उनको बट्टा में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो बनेगा 3/5, 3/5 बनेगा, और दूसरे का 2/5 बनेगा। ये हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में। और जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया है उसमें 3 बट्टा सेक्रीफाइस किया है, कितना है उसमें, एक सेकेंड, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उस सेक्रीफाइस में 3/20 है और 1/20 है। तो जो बट्टा में ऊपर होता है उसको हम लोग नोमिनेटर कहते हैं, और नीचे जो होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। सेक्रीफाइस के डिनोमिनेटर जो नीचे है उसके बराबर हम करना चाहते हैं ओल्ड रेशियो को। तो देखना 3/5 को क्या करें कि ये भी नीचे 20 आ जाए। तो अगर हम नीचे 5 जो लिखा है, अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 20 हो जाएगा। तो जब नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैथमेटिक्स के नियम के अनुसार ऊपर भी करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। तो दोनों का हम बारी बारी से कर लेते हैं। तो उसको भी करेंगे नीचे 4 से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी फिर 4 से करना पड़ेगा। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का हो जाएगा, पहले का हो जाएगा 12/20 और दूसरे का बन जाएगा ये 8/20। ये तो अभी ओल्ड इनका है। अब देखना सबका नीचे 20-20 हो गया है, सेक्रीफाइस भी 20, इनका ओल्ड रेशियो भी 20। अब आसान हो गया। अब ये पार्टनर जो सेक्रीफाइस करते हैं इस ओल्ड में से माइनस कर दो, नीचे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, माइनस कर दीजिए। ए ने कितना दे रखा है, सॉरी एक्स ने कितना दे रखा है उसे माइनस कर लेते हैं। इसने 3/20 दिया है, 12 में से 3 माइनस कर दो तो बचेगा कितना, 9/20 बच जाएगा। ये है न्यू रेशियो। और दूसरे पार्टनर ने कितना दे रखा है, वाई ने, वो दे रखा है 1/20, तो माइनस कर दीजिए ऊपर से, तो 7/20 बच जाएगा। 7/20 बच जाएगा दूसरे वाले का, न्यू रेशियो होगा। और जो न्यू पार्टनर है दोनों से लिया है, तो कितना कितना लिया है दोनों को जोड़ लीजिए। तो 3/20 अब प्लस 1/20, तो दोनों से ले रखा है, इनको जोड़ दिया आपस में, तो उसका बन जाएगा कितना, 4/20 बन जाएगा। तो तीनों पार्टनर के न्यू रेशियो हम सजा लें
तो न्यू रेशियो बनेगा 9/20 अनुपात 7/20 अनुपात 4/20, ऐसे हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। तो ये अगर हम आंसर की बात करें तो ये भी चलेगा, लेकिन जो आपका आंसर दिया है उस आंसर में बट्टा में नहीं है तो कोई बात नहीं, बट्टा वाला हम भी हटा देते हैं नीचे वाला। जैसे नीचे वाला सब हटाएंगे, डिनोमिनेटर को आउट कर, सबका बराबर आउट कर सकता है इजीली, तो बच क्या जाएगा 9:7 ऐसे हो जाएगा 4, और यही हम इसका न्यू रेशियो होगा। तो न्यू रेशियो बोलने के लिए आंसर अगर दिया होता पहले वाला 9/20 7/20 4/20 तो भी सही था, बट आंसर उस तरह के नहीं दिया है, बिना बट्टा का है तो हमने हटा दिया बट्टा, तो बिना बट्टा का आंसर ये है। और जो आपका ये नंबर है ए, हम कह सकते हैं कि 80 का आंसर हमारा ए है। इस तरह के कई सवाल हो सकते हैं, हम लोग अपने इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और चेक कर लेंगे कौन सही है कौन गलत है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, ध्यान रखना 81, इसमें निकालना है त्याग अनुपात का सूत्र। ये फॉर्मूला पूछ रहा है, त्याग सेक्रीफाइस। जब जब कोई सेक्रीफाइस करेगा तो उसका ओल्ड रेशियो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा वो, ठीक है, वो घट के आ जाएगा, तो जो घट के आएगा वो न्यू रेशियो होता है। तो उसका सीधे फॉर्मूला हम निकालते हैं, क्या निकालना है इसमें, सेक्रीफाइस निकालना है। तो सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला उसका रटना पड़ेगा। तो 81 का जो आंसर होगा, 81 होगा आंसर बी। 81 का आंसर आप देख लेना, इसमें हो जाएगा बी। फिर देखते हैं 82 में क्या चीज़ है। 82 को देखिए, एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। एक नए साझेदार के प्रवेश पर, जब एक नया पार्टनर आता है, हम सब जानते हैं संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है, दायित्वों का मूल्यांकन किया जाता है, और ऐसा करने पर नाफा नुकसान हो सकता है, ऐसा करने पर नाफा नुकसान हो सकता है। इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें क्या होगा, जब ये लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, इसको लेके जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, इसका नाम है रीवैल्यूएशन। अकाउंट बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये कह रहा है इसमें कमी होगी तब भी जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, डिक्रीज होगा तब भी, और इंक्रीज होगा तब भी। तो किस अकाउंट में आंसर कौन सा दिखाई पड़ रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर जो मैचिंग करेगा वो आपका है ए, रीवैल्यूएशन अकाउंट। 83, क्वेश्चन नंबर 83, फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए। ऐसा हम सब जानते हैं कि इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट अकाउंट बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, चौथा बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अंत में बनाते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट एक साथ। इन पांचों में से 2 या 3 कभी कभी मिसिंग होते हैं, लेकिन ये ऑर्डर है। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम लोग को अकाउंट्स तैयार करने होंगे, लेकिन हमने ऑर्डर बता दिया। सवाल है कि अंत में कौन सा बनाया जाता है, तो अंत में हमने नाम लिया था एक कैश और बैंक अकाउंट। तो इस सवाल का आंसर होगा सी। क्वेश्चन 83 का आंसर होगा सी, क्योंकि अंत में यही बनाया जाता है। आपका सवाल भी यही है कि अंत में, एट द लास्ट, ये ध्यान रखना है। बनाने के लिए रिलेशन भी बनता है, ये सारे अकाउंट बनते हैं जो लिखा है इसमें, लेकिन अंत के बाद चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में है फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। जब फर्म हमारी बंद हो जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा, तो सारा अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं, संपत्तियों को बेचते हैं, दायित्वों को वापस करते हैं, जो बच गया पार्टनर्स बांट कर ख़त्म कर लेते हैं। तो सवाल में है कि जो पार्टनर्स का लोन अकाउंट होगा, बंद तो वो भी होगा, लेकिन कह रहे हैं वो ट्रांसफ़र कहाँ किया जाएगा। इसको बंद कह रहा करने के ट्रांसफ़र करके, तो देखते हैं कहाँ ट्रांसफ़र।
और नॉर्मली सामान्य तौर पर पार्टनर्स का लोन किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता। इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द लोन पार्टनर्स लोन अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर टू एनी अदर अकाउंट बट इट इज़ क्लोज बाई पेइंग कैश और बैंक। इसको अमाउंट हम पे करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। इट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड। तो देखते हैं क्या लिखते हैं। ये कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र किया जाता है, लोन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, नहीं होता ट्रांसफर कहीं। कहाँ? रिलेशन अकाउंट में गलत है ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये भी गलत है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर कौन सा होगा? डी। हमने पहले कहा कि पार्टनर्स लोन अकाउंट को किसी भी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। क्लियर है? समझ बात आ गई? जिसका डी आंसर होगा। 85, फर्म के समापन की दशा में फिर वही कहानी। इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म बंद हो रही है, व्यापार बंद हो रहे हैं, तो हो क्या रहा है? संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा। जब बिजनेस बंद होगा, फर्म डिसॉल्व करती है, तो संपत्ति को बेचते हैं, दायित्वों को चुकाते हैं। ये दो मोटा मोटी वर्ड है, तो सीधी बात है। संपत्तियों से जो बेचकर पैसा वसूलते हैं, उस पैसा को सबसे पहले आउटसाइड बाहरी दायित्वों को चुकाते हैं। ये है सबसे पहली बात, तो ये है। उसके बाद कुछ और करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन में। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं, गलत है। पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये भी गलत है, पहले नहीं देंगे इनको भी। पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल, जो अतिरिक्त पूंजी लगाए हैं पार्टनर, उनको वापस करते हैं, ये भी गलत है। आउटसाइड क्रेडिटर्स, ये सही है। संपत्ति बेचकर पैसा वसूलेंगे, जो रुपया आएगा उसे सबसे पहले आउटसाइडर को दिया जाता है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, यदि फर्म की कुल संपत्तियां फर्म की कुल संपत्तियां 3,25,000 हो एवं कुल बाहरी लेनदारी 45,000 हो, तो साझेदारों की पूंजी की राशि होगी। इफ द टोटल एसेट्स आर इतना एंड द टोटल आउटसाइड लायबिलिटी इज ₹45,000, देन द अमाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल विल बी। हम सब जानते हैं कि एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। एसेट्स माइनस लायबिलिटी एक कैपिटल बन जाता है। एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। एसेट हमें दिया हुआ 3,25,000 का, और हमें लायबिलिटी भी दे रखा है आउटसाइड कितना, 45,000। माइनस कर लीजिए, जैसे आप माइनस करोगे 3,25,000 में से 45,000, तो बचेगा 2,80,000, और 2,80,000 दिया हुआ, इसका आंसर बी होगा। 86 का आंसर होगा बी। थोड़ा सा मैथमेटिकल रफ तो करना पड़ेगा आपको, मैथमेटिकल चीज़ है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 87, फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। फर्म बंद हो रही है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ, किससे डेबिट किया जाता है, याद करना। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, सीधे बैलेंस शीट से उन संपत्तियों को डेबिट करते हैं जिनसे हमें रुपया वसूलना है, जिनसे हम रियलाइज करेंगे, उन्हीं एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। ये पक्का ध्यान रखना है। ऐसे एसेट जो फिक्टिशियस हैं, जिनसे कैश नहीं वसूल सकते, जिनको नहीं बेच सकते हैं, उनको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ है। ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड, बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से, बिल्कुल ये बात सही है कि जिन संपत्तियों को हम बेच सकते हैं, उन्हीं संपत्तियों को इसके डेबिट साइड में लिखते हैं। अच्छा, जिनको नहीं बेच सकते हैं उनको डेबिट में नहीं लिखते हैं। क्लियर बात? यही लिखा, ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड। अच्छा, ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, बिल्कुल तो डेबिट में जाता ही नहीं है। कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी नहीं जाता है। एनी एसेट टेकन ओवर बाय वन ऑफ द पार्टनर्स, ये भी नहीं जाता है। तो पहला इसका आंसर है
डी, ए। 87 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 को ध्यान से देखिए। न्यायालय द्वारा एक साझेदार का दिवालिया घोषित किया जाना फर्म के किस प्रकार के समापन के अंतर्गत आएगा? इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर एडजुडिकेटेड बाय द कोर्ट विल कम अंडर विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म? जब कोई साझेदार दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो अपने आप दिवालिया घोषित नहीं होता। जो कोई लेनदार होगा बाहरी लेनदार है, अगर वो मुकदमा करता है, इस बात के लिए अपील करता है कोर्ट से, ये पार्टनर, ये आदमी हमारे रुपया जो लिया है दे नहीं रहा, देने में सक्षम नहीं है, अदालत से अपील है कि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए। ये अपील करने पर, मुकदमा दायर करने पर ही अदालत सुनवाई करने के बाद ऐसा कर सकती है। एक प्रोसेस हुआ। अगर कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, किसी के खिलाफ ये प्रूफ साबित नहीं करेगा, तो फिर दिवालिया घोषित करने का मतलब नहीं है, तो फिर फर्म हमारी ख़त्म नहीं होगी, डिसॉल्व नहीं होगी। इसमें ऑप्शन लिखा दिवालिया घोषित किया जाना फर्म के किस प्रकार के समापन, और कई प्रकार है। फर्म एक तो डिसॉल्व हो सकती है बाई कोर्ट, या कंपल्सरी, या ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, या नॉन ऑफ दिस, ये लिखा हुआ। डिसोल्यूशन बाई कोर्ट, कोर्ट अपने से नहीं कर सकता। कोर्ट में पार्टनर का जाते हैं, डिस्प्यूट हो गया, अदालत से अपील करते हैं कि हमारे बिजनेस अब चलने वाला नहीं है, घोषित ऑर्डर लेकर आ सकते हैं। कंपल्सरी, कोई गैर सामाजिक, इलीगल, गैर कानूनी काम कर रहा है तो वो कंपल्सरी होगा। या मर गया कानून के हिसाब से तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। कानून कहते हैं कम से कम 2 आदमी चाहिए, एक आदमी मर गया तब तो कंपल्सरी ख़त्म हो जाएगा अपने आप। ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटिजेंसीज, लेकिन कुछ घटनाएं घटित हो जाएं, जैसे किसी का दिवालिया हो जाना, तो जब दिवालिया कोई होगा तो बस ये उसी प्रकार में आता है कि किसी घटना के घटित होने पर फर्म हमारे डिसॉल्व हो जाए। तो आपके 88 का आंसर हमारा होगा सी। किसी घटना के घटने की स्थिति में दिवालिया हो जाना, फर्म का बंद होना, इसी कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। अंश आवंटन खाता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज क्या है, कौन अकाउंट है? एक तो लिखा है पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, सीधी सीधी से बात है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पर्सनल है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पर्सनल है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट पर्सनल है। ये जितने हम लोग इशू ऑफ शेयर्स में ये कॉल्स पढ़ते हैं, ये सब के सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ऑप्शन में रिप्रेजेंटेटिव तो दिया नहीं है वर्ड, लेकिन पर्सनल तो दिया है, इसलिए 89 का आंसर होगा हमारा ए। इसका आंसर ये हो गया हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90, देखना जरा गौर से देखो। जो अंशों का अधिमूल्यन पर निर्गमन है, जब हम शेयर को प्रीमियम पर जारी करते हैं तो वो क्या चीज़ है? प्रीमियम। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, जनरल प्रॉफिट, जनरल लॉस। लॉस तो खैर है ही नहीं, जितने का शेयर था आप उससे ज़्यादा में बेचते हो तो लॉस का तो सवाल ही नहीं उठता, तो डी तो ऐसा ही ख़त्म है। हाँ प्रॉफिट है, अच्छा कैपिटल लॉस है, बी तो लॉस तो है नहीं, तो दोनों बी और डी तो ऐसा ही ख़त्म हो गया, बच गया ए और सी। तो ये जनरल प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हमने इसको कहते हैं कैपिटल गेन में आएगा। तो इस प्रकार 90 का आंसर होगा आपका ए। 90 का आंसर हमारा ए आ गया। नेक्स्ट 91। एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है? A company issues its share at premium under which section of Indian Companies Act 2013? कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के अनुसार
कोई कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पर जारी कर सकती है। थोड़ा सा इसमें बताएंगे कि दो प्रकार की चीज़ें हैं। पहले कंपनीज एक्ट 1956 प्रयोग में था, तो वहाँ भी धाराएं थी, वहाँ धारा थी, वहाँ सेक्शन 78 था पहले वाले में 1956 में। लेकिन अब हो गया है 2013 की बात, तो सेक्शन वो चेंज हो गए, लेकिन है तो नए प्रोविजन अब बन गए हैं, इसका धारा 52 के अनुसार होगा। तो सेक्शन 52 के अनुसार कोई कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पर जारी कर सकती है। और ये कौन से हैं? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 के अनुसार। अगर पुरानी वाली बात होती तो देखो ए में लिखा हुआ 78, अगर वही क्वेश्चन बदल देता, कंपनीज एक्ट 1956 कर देता, तब आंसर हो जाता ए। लेकिन उन्होंने कर क्या दिया है? 2013 कर दिया है, तो आंसर बदल गया हमारा 52, सी। नेक्स्ट 92, अंशधारी प्राप्त करते हैं। कोई भी शेयरधारी है, द पर्सन हु परचेजेज शेयर ऑफ एनी कंपनी। क्यों शेयर खरीदता है? किसी कंपनी में शेयर खरीदेगा तो पैसा लगेगा, उस कंपनी से उसको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है। आज जो कोई डिवेंचर खरीदता है वो डिवेंचर होल्डर कहलाता है, उसको कंपनी से इंटरेस्ट मिलता है, ये याद रखना है पक्का। तो देखते हैं क्या मिलने की बात कह रहे हैं। शेयर होल्डर्स गेट, इंटरेस्ट तो होगा नहीं, लाभांश डिविडेंड, कमीशन भी नहीं, प्रॉफिट भी नहीं, प्रॉफिट अलग बात हो गई। उसी प्रॉफिट के हिस्सा को, अंश को लाभांश कहते हैं, और शेयरधारी को ये लाभांश ही मिलता है। तो इस प्रकार 92 का आंसर होगा बी। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन 93, अंशों के अधिमूल्यन, अंशों के अधिमूल्यन को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखलाया जाता है? अगर हमारे शेयर को प्रीमियम पर जारी किया जाए तो जितना शेयर है उससे ज़्यादा में जारी किया तो इनकम तो खैर है ही, जो प्रीमियम है एक तरह का इनकम और कैपिटल गेन माना जाता है। तो कहता है कि बैलेंस शीट के किस साइड में दिखलाया जाएगा? आपको पता है कोई भी प्रॉफिट हो तो नॉर्मली हम लोग किस में ले आते हैं? कैपिटल साइड में ले आते हैं अंत में। तो ये शेयर प्रीमियम किधर जाएगा? बैलेंस शीट के कैपिटल साइड यानी लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यही होगा, कौन साइड? लायबिलिटी साइड। कह रहा है दोनों साइड नहीं जाएगा, एसेट में नहीं जाएगा, ना ना, बस तो लायबिलिटी साइड, बी। तो 93 का आंसर होगा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 94, कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कर सकती है। कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर। अच्छा, जो कंपनी प्रीमियम पर शेयर जारी करी है तो प्रीमियम उसको कैपिटल गेन हो गया, मन फायदा हो गया। इस फायदा को कंपनी कहाँ यूज कर सकती है, कहाँ प्रयोग कर सकती है? अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, वहाँ कई लिस्ट हैं इसके, इसमें देखते हैं पहले ऑप्शन कौन कौन सा है। राइटिंग ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, कहते हैं संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करने से कोई हानि हो जाए तो उस हानि को नहीं, ये नहीं होगा। मूल्यांकन करने से नुकसान होगा, उसको भरपाया के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। पूर्णदत्त बोनस अंशों का निर्गमन करने के लिए, यूजिंग फुल्ली पेड बोनस शेयर। फुल्ली पेड बोनस शेयर वह शेयर है जो शेयरधारियों को इशू तक कर दिए जाते हैं, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको इशू करते हैं बिना पैसा लिए। आप अपना सामान बिना पैसा लिए किसी को दोगे तो नुकसान तो हुआ, लेकिन ये नुकसान कहाँ से पूरा करोगे? इसी शेयर प्रीमियम अकाउंट से इस नुकसान को कंपनी पूरा करती है। और इसके बाद ऑप्शन कौन सा है? पेइंग डिविडेंड, ये भी नहीं होगा। राइटिंग ऑफ ट्रेडिंग लॉस, ये भी नहीं होगा। तो 94 का आंसर जो मैच कर रहा है वो बी से मैच कर रहा है, तो बी से मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं 95 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 95, इसमें क्या दिया हुआ? अंशों का हरण किया जा सकता है, यानी कंपनी जो है अंशों को जब्त कर सकती है। कब करेगी? अगर किसी कॉल के अमाउंट मांगने पर जो शेयर होल्डर हैं पेमेंट नहीं देंगे, कॉल का अमाउंट पे नहीं करेंगे, तब कंपनी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए कानून के हिसाब से उनके अंशों को जब्त कर लेती है, हरण कर लेती है। ये मेन चीज़ है, बाकी कोई दूसरा कारण और नहीं हो सकता है।
तो कानून में यही चीज़ है, ये नहीं कि बुलाने पर नहीं गए, मीटिंग नहीं किए, बैंक का लोन नहीं दिए, ये सब कुछ भी ऐसे नहीं है। बस कंपनी का काम है अपने शेयर होल्डर से बाकी बचे कॉल के अमाउंट को मांगना और उनका कर्तव्य है उसको पेमेंट दे देना। अगर पेमेंट नहीं देते हैं कॉल अमाउंट तो कंपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसके शेयर को जब्त कर सकती है। अब देखते हैं कौन सा मैच करता है इसमें। इसमें पहला है फॉर फेलियर टू अटेंड मीटिंग्स, कहता है कि मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, फेल हो गए तो जब्त कर लेंगे, तो सरासर गलत है। और नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कॉल मनी पे नहीं करेंगे तो उनके शेयर को जब्त कंपनी कर सकती है, तो ये मैच कर रहा है। नीचे एक और लिखा है फेलियर टू रिपे द लोन टू द बैंक, ये गलत है, ये बैंक का लोन चुकाने से कोई मतलब इनको नहीं है। फॉर विच शेयर्स आर प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी, अगर शेयर कहीं जमानत के रूप में या बंधक के रूप में जमा है उसके लिए, ये भी गलत है। तो इस प्रकार 95 का जो आंसर होगा, इसका आंसर आ गया हमारा बी, बी इसका आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। शून्य कूपन बॉन्ड निर्गमित किए जाते हैं। शून्य कूपन बॉन्ड, हम सब जानते हैं कि बॉन्ड में लोग पैसा लगाते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? उनके दिमाग में बात बैठी है कि उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। बॉन्ड में पैसा लगाने से पहले जानना चाहते हैं कि कितना रेट है इस पर इंटरेस्ट का। इसका मतलब उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से मालूम होता है, तभी वो बॉन्ड खरीदते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि रेट मालूम ही नहीं हो उस पर, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, माना जीरो है, तो कुछ भी हो सकता है। अब जीरो इंटरेस्ट है तब भी आप पैसा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। तो ये इसमें कह रहा है कि जीरो इंटरेस्ट रेट, कहाँ गया, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशू, ये जीरो बॉन्ड इशू करते हैं एट जीरो इंटरेस्ट रेट, ये गलत है। जीरो इंटरेस्ट रेट का मतलब इंटरेस्ट है ही नहीं। विथ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई स्पेशल रेट दे रहा है, ये भी गलत है, स्पेशल रेट भी नहीं है कोई। विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है लेकिन कोई रेट मेंशन नहीं किया है। जिस बॉन्ड पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया जाए, इंटरेस्ट है, कितना है नहीं पता, इंटरेस्ट है बट उसका रेट मेंशन नहीं किया गया है, उसी का नाम है जीरो कूपन बॉन्ड, और यही मैच कर रहा है उस पर से। इसलिए 96 का आंसर आपका हो जाएगा सी, कि जीरो कूपन बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड में लोग समझते हैं कि जीरो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है ही नहीं है। अरे नहीं, इंटरेस्ट है बट उसका रेट मेंशन नहीं किया गया है कि कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। डिवेंचर होल्डर्स रिसीव्स, हम सब पहले जानते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी से क्या लेते हैं, शेयर होल्डर को कंपनी से डिविडेंड मिलता है, और जो डिवेंचर होल्डर हैं वो क्या लेते हैं कंपनी से, वो इंटरेस्ट लेते हैं। दोनों अलग अलग बातें होंगे, दोनों लोग कंपनी से लेते हैं बट शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड और डिवेंचर वाले को मिलता है इंटरेस्ट। इसमें वही है, डिवेंचर होल्डर हैं, क्या मिलेगा इनको, इंटरेस्ट मिलेगा। 98, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि या कटौती को सामान्यतः डॉट डॉट में अपलिखित किया जाता है। आंसर लिखा है 5 साल, 10 साल, 15 साल, कुछ ऐसे ही। ये कह रहा है कि जब हम लोग डिवेंचर की इशू करते हैं लॉस पर, अगर डिवेंचर इशू करने से कंपनी को लॉस हो जाए तो इस लॉस को समाप्त करना पड़ता है, धीरे धीरे कई वर्षों में ख़त्म करते हैं, राइट अप करते हैं। ये सवाल कहता है कि ये जो लॉस है कितने वर्षों में सामान्य तौर पर ख़त्म किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 5 साल, नहीं ये फिक्स नहीं है। 10 साल ये भी नहीं है। 15 साल ये भी नहीं है। यानी जब तक वो डिवेंचर आप चुकाए नहीं हो, जब तक डिवेंचर रहेगा तब तक उसी पीरियड में इसके लॉस को राइट अप किया जाएगा। जब डिवेंचर आप वापस कर दो ख़त्म हो जाएगा तो भी ख़त्म हो जाएगा। तब 12 साल में वापस करना है, 15 साल में करना है कि 20 साल में करना है, तो जो डिवेंचर के जो लाइफ टाइम है अब तक है आपके पास, उसके जीवन काल के अंदर ही समाप्त करना है। तो कोई पर्टिकुलर ईयर, नंबर ऑफ ईयर नहीं है इसमें। तो इस प्रकार 98 का आंसर मैच करेगा आपका डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 दे देखते हैं। थोड़ा सा 99 को ध्यान देखें।
कि 4 लाख के मशीन खरीदी है कंपनी ने। जब 4 लाख के मशीन कंपनी खरीदी है तो 4 लाख पे करेगी वेंडर को। तो कैश करेगी, कैश है नहीं। चेक में देगी, चेक भी नहीं है। तो कंपनी डिवेंचर में पे कर रही है। देखना, डिवेंचर का नाम है 10% वाले डिवेंचर, और रेट है उसका असली रेट 100 रुपया। तो 100 रुपया वाले जो डिवेंचर हैं उसको 20% कटौती पर दे रही है कंपनी, यानी 100 रुपया के चीज़ को 80 रुपया में देगी। तो कितना डिवेंचर दे ताकि ये 4 लाख का पेमेंट हो जाए? तो पहले तो हम लोग निकाल लेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स, और उसको निकालने के लिए लिखेंगे अमाउंट पेएबल बट्टा रेट एट डिस्काउंट। तो आप डिस्काउंट करके 80 लेके आए हो, इससे क्या निकल गया? नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल चुका है। तो 4 लाख अमाउंट पेएबल है और डिवाइड कर दिया 80 से, तो कितना आ जाएगा? 5000 आ गया नंबर ऑफ डिवेंचर्स, और इसका असली रेट है 100। जब एंट्री हम करते हैं डिवेंचर की या शेयर के तो उसके ओरिजिनल रेट पर ही करते हैं, ओरिजिनल रेट पर। तो ओरिजिनल रेट है इसका 100, ओरिजिनल नंबर है 5000। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 लाख। ये रुपया जो 5 लाख आया, इसी पर हम लोग डिवेंचर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यही इनका सवाल है कि कितने मूल्य पर डिवेंचर को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है 99 का बी। 99 का है 20, 5 लाख। इसी पर हम लोग क्रेडिट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। ऋण पत्र प्रायः कंपनी की संपत्तियों पर डॉट 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 क्या है? सुरक्षित है। ऋण पत्र क्या है? कंपनी एक तरह के लोन लेती है। तो जो लोन लेती है कंपनी, लोन देने वाला सोचता है कि रक्षित है, माने सुरक्षित है, या रक्षित नहीं है, आधा है, इस तरह से पार्टली सुरक्षित है, मतलब बंधक के रूप में। तो जान लेना कि जो कंपनी ने ऋण लिया है डिवेंचर के नाम पर, तो वो ऋण कंपनी के संपत्तियों पर एक प्रकार का प्रभार है। यानी कंपनी अपने संपत्तियों के बंधक के रूप में रख कर वो डिवेंचर की अमाउंट ले रखी है। कंपनी के संपत्ति बंधक के जैसा मान लिया जाएगा अगर डिवेंचर कंपनी ने लिया है तो। इस पर कौन सा सही होगा? इस पर 100 का हो जाएगा ए, सिक्योर्ड। सिक्योर्ड कंपनी के एसेट पर यही हमारा सिक्योर्ड होता है। तो उम्मीद है इस प्रकार आप 100 क्वेश्चन का वीडियो आप ध्यान से सुने होंगे, देखे होंगे, बात समझ में आ गई होगी। जहाँ प्रैक्टिकल सवाल है थोड़ी बहुत सावधानी की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। और जिसका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही निकलते हैं, बस उसको फर्स्ट आने से, बहुत हाई स्कोर खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो एक सेशन हमारा ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।